सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के कायद जो कि लंदन में मुकीम है, 19 नवंबर 2019 को वो पाकिस्तान से लंदन गए थे इलाज की गर्ज से और उन्हें वापस लौटना था, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं लौट सके। नवाज शरीफ साहब ने जो वीज़ा एक्सटेंशन की दरख्वास्त दी थी उसको बरतानिया के होम ऑफिस ने मुस्तरद कर दिया। हुकूमत के लिए ये बड़ी खुशाइन बात है और हुकूमत के लिए ज़ाहिर बात है ये सियासत करने का मौका है। नवाज शरीफ साहब के ऊपर तनकीद करेगी हुकूमत कि वो वापस क्यों नहीं आ रहे, और PMLN जो है वो ज़ाहिर बात है इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब के वहाँ क़याम को जस्टिफाई करने की और उसका दिफा करने की कोशिश करेगी। मेरे साथ जो 4 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, बैरिस्टर गुलनवाज खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लंदन से। ख़ास तौर पे जो इमिग्रेशन के एक्सपर्ट समझे जाते हैं बरतानिया में, लंदन में, उनमें से बैरिस्टर साहब का शुमार है। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऑनरेबल सीनियर रहनुमा शैला रज़ा साहिबा हमें कराची से ज्वाइन कर रही हैं, आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब, ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ वीडियो लिंक पे हैं। और अताउल्लाह तारड़ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मरकज़ी रहनुमा, हमारे ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। तारड़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा ताकि कानूनी नुक्ता समझा जा सके। एक तो ये कि हुकूमती हलके में जो खुशी की लहर दौड़ी कि जी अब तो हम मियाँ साहब को लेकर वापस आ जाएंगे 2-4-6 माह में। मियाँ साहब 1.5 साल से पहले तो अगर वापस भी आना है तो नहीं आ सकते, यानी ये केस को कंक्लूड होने में 1.5 साल लग सकता है। जी बहुत शुक्रिया मियाँ साहब और अस्सलाम वालेकुम टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। असल में हम भी यहाँ पे चीज़ें सुन रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, उनका रियलिटी से कोई सच कोई करीब का ताल्लुक नहीं है, इरेशनल चीज़ें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, और कुछ ये बात भी सुनने में आ रही है कि उनको पासपोर्ट अप्लाई कर देंगे बच्चों की बेस के ऊपर, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो यहाँ के ब्रिटिश हैं। रियलिटी इससे मुख्तलिफ है, चूँकि आपके प्रोग्राम के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन राइट ऑडियंस तक पहुँच सकेगी। इस पर यह होता है जी कि जो वीज़ा है यहाँ का विजिटर वीज़ा, उसका जो टाइम होता है 6 मंथ, 2 years, 5 years और 10 years। तो मियाँ साहब के पास जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसके मुताबिक उनके पास 10 years का विजिट वीज़ा है। तो 10 years का मतलब है किसी टाइम भी आए जाएं, लेकिन यहाँ पे किसी टाइम भी मोर देन 180 days यानी 6 मंथ से ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते। और अगर उसमें कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस हैं, समथिंग बियॉन्ड कंट्रोल है, उस सूरत में उनको एक स्पेशल एप्लीकेशन देना पड़ती है। उस सूरत में उनका जो टाइम है वो रहने का वो एग्जेप्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल विद इन 6 मंथ कंट्री छोड़ना है तो फिर दोबारा वापस आ सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे ऑलरेडी 1.5 years से मोर लेस रह रहे हैं। उस सूरत में उनकी जो वापस जाना था पाकिस्तान, तो 2 दफा पहले ही उनको एक्सटेंशन कर दिया गया है। वीजा रिफ्यूज नहीं हुआ उनका। बेसिक जो वो प्रिविलेज होती है या वो टाइम का जो विद इन 6 मंथ एंट्री एग्जिट है, उसके ऊपर उन्हें एप्लीकेशन दी हुई थी, उसमें पेंडेमिक रीजन थी। अब जो कि लॉकडाउन यहाँ पे रिलीज हो चुका है, गवर्नमेंट ये कहती है कि जी, और ये एक ओवरऑल सबके लिए जो लोग यहाँ पे स्टक थे, विजिटर्स यहाँ पे स्टक थे, तो उनके लिए उन्होंने टाइम दिया था कि आप 6 मंथ का आपके ऊपर हम लिफ्ट कर रहे हैं, आप यहाँ पे रह सकते हैं जब तक मामला जो है वो इन कंट्रोल नहीं होते, कि फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो सस्पेंडेड थे ऑलरेडी सारे। सही है। अब ये जो उनकी थर्ड एप्लीकेशन दी गई थी एक्सटेंशन ऑफ टाइम की, कि जी हमें जो जाना पड़ेगा वापस उसको एग्जेम्प्ट कीजिए, उसमें 2 रीजंस थी। 1 उनकी मेडिकल रीजन, और सेकंड रीजन थी कि पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो उनका पासपोर्ट शायद एक्सटेंड नहीं कर रहे, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है। इसकी बेस पे उन्होंने जो एप्लीकेशन दी कि जी हमें एक्सटेंशन ऑफ टाइम इसलिए दी जाए क्योंकि हम आएंगे, वापस कैसे आएंगे जबकि पासपोर्ट नहीं और मेडिकल इश्यूज। अच्छा बैरिस्टर साहब एक नुक्ते की जरा वजाहत कर देना। ये तो आपने बिल्कुल एक और ही बात कर दी है 180 डिग्री डिफरेंट, के नवाज शरीफ साहब का जो वीज़ा था वो वीज़ा एक्सपायर नहीं हुआ। वो जो 180 डेज के बाद एक दफ़ा आपको बाहर जाके आप चाहे दुबई जाएं और उसी फ्लाइट में वापस आ जाएं, तो वो जो सिर्फ एक एंट्री एग्जिट है, ये उसका मसला है। वीज़ा अभी भी वैलिड है उनके पास। जी ये इस तरह से, क्योंकि इनके पास 10 years का जो हमारे पास इंफॉर्मेशन ओवरऑल आई है वो ये है कि 10 years का वीज़ा, और 10 year का मतलब है कि जब मर्जी आ जाए, जो भी आपने पॉइंट किया एग्जैक्टली
यही सूरत इनके अंदर जो अपेरेंटली इन लग रही है। अच्छा, अभी हुकूमत पाकिस्तान, बैरिस्टर साहब, अगर हुकूमत पाकिस्तान, चूंकि पहले भी वो नवाज शरीफ साहब को वापस लाना चाहती है और हुकूमत ने कई दफ़ा बरतानिया से इस पर बात भी की है, बरतानवी सफ़ीर से भी पाकिस्तान में बात हुई है शहजाद अकबर साहब की, तो अगर हुकूमत पाकिस्तान अब पार्टी बनने की बात करे कि जी हम इसमें पार्टी बनते हैं और वो कहे कि जी आप नवाज शरीफ साहब को यहाँ पे स्टे करने की परमिशन ना दें, तो क्या हुकूमत आ सकती है इसमें? नहीं, ये प्योरली अपील है, चूंकि जिस पे ये अंडरस्टैंड करने की बात है यहाँ पे, तो एक्सटेंशन रिफ्यूज हुई, टाइम की लैप्स की, वीजा नहीं एक्सटेंशन, और उसके ऊपर फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में उनको राइट ऑफ अपील दे दिया गया। अब अपील का प्रोसीजर ये है कि फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में अपील लॉन्च करें, उसके बाद वो रिफ्यूज होती है, फिर परमिशन टू फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल के अंदर अपर ट्राइब्यूनल वो करें, फिर वो रिफ्यूज होती है, अपर ट्राइब्यूनल अप्लाई, इसमें तकरीबन 1 साल ये मोर और लेस ज्यादा लग सकता है और फिर जुडिशरी रिव्यू बाद में है। अब जो आपका क्वेश्चन है पर्टिकुलर कि क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें पार्टी बन सकती है कि नहीं, ये क्रिमिनल केस नहीं है, ना कोई लिटिगेशन मैटर है, ये प्योरली एक इमिग्रेशन एप्लीकेशन का जो डिसीजन है उस पे क्लेमेंट जो है वो नहीं होंगे, बल्कि एपिलेंट जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है। उन्होंने अपील की है अगेंस्ट द होम ऑफिस कि जनाब जो इन्होंने डिसीजन किया वो इरेशनल है, अगेंस्ट द लॉ है, अगेंस्ट द सर्कमस्टांसिस है, तो मेरे साथ जो है इंसाफ किया जाए। अब उस पे अगर वो अपील करते हैं, ही इज द एपिलेंट, उसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं होगी, जस्ट 2 पार्टी होगी, मियां साहब और होम ऑफिस। राइट। अच्छा, अभी ये पहली अपील मियां साहब की, अगर वो अपील मुस्तरद हो जाती है, उसके बाद वो अपर चैम्बर में फिर अपील करेंगे, उस अपील का फैसला और ये इस अपील का फैसला, ये दोनों पे तकरीबन 14-15 माह से लेकर 18 माह लग सकते हैं। इसमें यहाँ पे एक और चीज अंडरस्टैंड करने वाली बात है, जो फर्स्ट अपील होगी ये होगी ओरल हेयरिंग। ओरल हेयरिंग में इनके एपिलेंट वहां पे पेयर हो सकते हैं, उनके बैरिस्टर पेयर होंगे, होम ऑफिस अपने ऑफिसर के थ्रू वहां पे आएंगे, कोर्ट दोनों को सुनेगी, फेस टू फेस बात होगी। आज तो कल तो खैर डिजिटल हेयरिंग हो रही है, घर बैठ के सारा, जिस तरह मैं और आप हैं इस तरह एग्जैक्टली हो रहा है। तो वो हेयरिंग के बाद इस पे तकरीबन आप कह लें कि जो एवरेज टाइम इस वक्त लग रहा है वो 6 से 8 महीने टाइम इसके ऊपर लग रहा है अपील लिस्टिंग होने में। अच्छा, अब अज्यूम करते हैं 8 महीने 6 महीने लगने के बाद अपील जो है वो लॉन्च होगी। अब अपील अगर उनकी रिफ्यूज होती है, जो कि उनके पॉइंट्स स्ट्रॉन्ग है, क्यों एप्लीकेंट के पास पासपोर्ट तो वाकई नहीं है, उनका एक्सपायर है, तो वो कैसे ट्रेवल करेंगे, ये उनके पास इशू तो है इस चीज का। अगर उनके हक में आती है तो उनको वो टाइम की जो जाना और आना वो एक्सेप्ट किया जा सकता है, और अगर रिफ्यूज हो जाती है उस सूरत में फिर उनको फर्दर ऑटोमेटिक एक स्टैट्यूटरी उनका राइट है, प्रोसीजरल उनका राइट है कि एप्लीकेशन नेक्स्ट आप ट्राइब्यूनल में दे सकते हैं। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में, बैरिस्टर साहब, वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर अपील मुस्तरद होगी नवाज शरीफ साहब की, तो नवाज शरीफ साहब को वहां से को दरबदर या बेघर तो नहीं किया जा सकता ना, रहेंगे तो वो लंदन में ही। जब तक उनके पास प्रोसीजरल राइट्स हैं, जब तक उनके पास स्टैट्यूटरी राइट है, until the permission to upper tribunal तक जब तक रिफ्यूज नहीं होता, जिसमें 1 साल से 1.25 साल तक लग सकता है, क्योंकि अगले जो तो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ लॉ पे डिसीजन होगा, वो फैक्चुअल पे नहीं होगा बल्कि पॉइंट ऑफ लॉ पे। इस पे साल या प्लस 1 ईयर लग सकता है। जुडिशरी रिव्यू में जाते हैं तो फर्दर टाइम मिल जाएगा। इस सूरत में उनके पास बाय लॉ राइट होगा यूके में रहने का जब तक उनका फाइनल स्टैट्यूटरी राइट या से राइट ऑफ एग्जॉस्ट नहीं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर गुलनवाज खान साहब हमारे साथ मौजूद थे लंदन से। अताब, ये तो बड़ी अब आपके लिए साय ऑफ रिलीफ है, सुख का सांस है नून लीग के लिए कि कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं है सर। तारड़ साहब, आपको आवाज नहीं आ रही सर? अच्छा, चलें। मोहसिन अजीज साहब, हुकूमत की खुशियां तो सारी है सर, गारत हो रही हैं। तो हुकूमत ऐसे खुश हो रही थी कि शायद मियां साहब को जैसे तैसे अब हम वापस ले आएंगे और वापस जेल में डाल देंगे। ये मामला तो बहुत लंबा लग रहा है। नहीं, देखिए, हमारी तो खुशी की कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ ये मुकाफात अमल है। इससे आदमी को डरना चाहिए कि एक आदमी के पास वीज़ा जो है उसका एक्सटेंड नहीं हो रहा, पासपोर्ट उसका एक्सपायर हो चुका है, ग्राउंड्स उसके पास वहाँ अपने आप को एक्सटेंड कराने के वो सॉलिड हैं नहीं कि वो वहाँ सैर के लिए रुकना चाहते हैं, बिज़नेस के लिए रुकना चाहते हैं, उनको पॉलिटिकल असाइलम चाहिए, या वो बीमार हैं तो किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं और वो इलाज जो है आया वहीं पे पॉसिबल है या कहीं और भी पॉसिबल है। तो ये सारे के सारी वो बातें हैं। ये तो मैं समझता हूँ कि ये बात तो सच है, मगर बात बड़ी रुसवाई की है कि जो है 3 दफ़ा का जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो वहाँ पे इस वक्त तशरीफ़ फरमा है
और वो इस वक्त एक गवर्नमेंट को यानी एक किस्म से अपील कर रहा है, एक किस्म से बैक कर रहा है, एक किस्म से इल्तिजा कर रहा है कि मुझे यहाँ रहने दिया जाए। बात तो ये हमारी तो इसमें खुशी की कोई बात नहीं है, हमारे तो बल्कि एक तरीके से अफसोस की बात है कि हम ये अफसोस करते हैं कि हमारा जो 3 टाइम का प्राइम मिनिस्टर जो कि एक ज़माने में 2/3 मेजॉरिटी लेकर आया था, वो आज इस हाल में है कि वो ना वापस आना चाहते हैं। सर आप तो बेटी कहती हैं, सेनेटर साहब आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे पहले तो कोई दे पीटीआई जैसे पीटीआई बड़ा एहतराम करती है नवाज शरीफ साहब का। बड़ा दुख है आप लोगों का नवाज शरीफ साहब का। नहीं, हम तो एहतराम यही करते हैं, हम तो यही एहतराम करते हैं कि वो आके अदालत का एहतराम करें, अदालत को फेस करें, अपने जो केसेस हैं उनको फेस करें, उन जो बातें हैं उनको सामने लें। क्योंकि उनकी बेटी एक तरफ फरमाती है कि जी अगर उनकी ज़िंदगी की ज़मानत दी जाए वो तो सिर्फ अल्लाह ताला ही दे सकता है, बाकी तो किसी बंदा बशर के पास ये इख्तियार है नहीं, तो मैं उनको शाम के जहाज़ से बुला लूँगी। अब बात यह कि आपस में सलाह मशवरा ये करें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आया वो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर वहाँ पे रहना चाह रहे हैं या वो कोई और चाह रहे हैं, ये पहले वहाँ सलाह करें, मशवरा करें, उसके बाद ये आगे आएँ तो कम से कम कोई बात सही हो सकेगी। वरना तो हमें तो समझ नहीं आती है कि वहाँ ये क्यों इस वक्त जो है तशरीफ़ फरमा है। उनकी पार्टी भी यहाँ पे काफ़ी ख़राब हो गई। नहीं सर, वो तो वाज़े सी बात है, वो इलाज की गर्ज से वो पहले वो कहते थे कि इलाज की गर्ज से है, फिर मरियम बीबी ने वाज़े तौर पे कहा कि यहाँ अब अगर लाएंगे तो नायब न्याजी गठजोड़ है, आप मुंतकिम हुए हैं, इंतकाम लेना चाहते हैं, उनकी जान को ख़तरा है, लिहाजा वो किसी सूरत नहीं वापस आएंगे। नायब न्याजी तो अपनी जगह पर आज ही तो कोर्ट ने इनको डिसीजन दिया था, कोर्ट ने इनको रिलीफ भी दी थी जाने की 8 हफ्तों की। आया ये कोर्ट को देखे ना, एक तरफ एक चीज़ को माने, या कोर्ट को माने या ना माने, एक तरफ की बात करें। कोर्ट ने डिसीजन दिया है, इनको मुजरिम करार दिया है। फिर नैब के इनके केसेस हैं, वो तो नैब अपनी जगह पर है, लेकिन कोर्ट से रिलीव लेकर ये गए और वो भी 8 हफ्तों के लिए गए हैं। उसके बाद ये अब इश्तिहारी हो चुके हैं। तो मतलब कहने का ये है कि एक तरफ ये कहते हैं कि जो मुझे मुल्क से क्यों निकाला, वहाँ आप कह रहे हैं कि मुझे लंदन से क्यों निकाल रहे हो। तो ये तो एक बड़ी अजीब किस्म की गो किस्म की जो इस वक्त कैफियत है जिसके कि ये लोग ख़ुद शिकार हैं। और मैं समझता हूँ कि इससे जब तक कि ये इसको बिल्कुल एक प्रॉपर माइंड के साथ अपना प्लेस नहीं करेंगे, उस वक्त ये कन्फ्यूजन के शिकार रहेंगे। क्योंकि यहाँ से जब ये गए भी क्या कह कर गए, किस तरीके से यहाँ पे जो उन्होंने यहाँ बातें की, किस तरीके से यहाँ पे सच और झूठ किया उन्होंने। बहरहाल हम उस फरेब में आ गए, उस फरेब का वो हो गया, लेकिन वो फरेब किसी न किसी दिन तो खुल जाएगा। तो एक ना एक दिन को उनको वापस तो आना पड़ेगा कि आप ऐसे फरेब में आ जाए ना मोहसिन साहब। ये हुकूमत इतनी सादा तो नहीं है कि फरेब में नहीं, सादा है या नहीं है, लेकिन बहरहाल एक इंसानी जो है, एक इंसान कह रहा है और वो इतना गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है कि जी मैं पता नहीं इस हालत में लंदन भी पहुंच सकूंगा कि नहीं। तो उसका लिए आदमी कम से कम एक ह्यूमन तो हम लोग हैं, और ह्यूमन साइड जो है आपने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर चले भेज दिया नवाज शरीफ साहब को। तारड़ साहब सर ये तो पहले एक ऐसा इंप्रेशन आ गया कि पता नहीं मियाँ साहब तो 2-4 हफ्ते की बात है, मियाँ साहब तो मुश्किल में फंस गए, या वहाँ से छोड़ेंगे वापस आएंगे या कहीं सियासी पनाह लेंगे या किसी और मुल्क में जाएंगे। तो ये तो 1.5-2 साल बिल्कुल इस हुकूमत के होते हुए तो कोई मसला ही नहीं मियाँ साहब को। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इनके पास और बात करने को कोई नहीं है, ना इनकी सियासत में कोई। देखे ना, हम तो थे लोड शेडिंग का ख़ात्मा कर रहे थे, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगा रहे थे, लाहौर से कराची मोटरवे बना रहे थे, अस्पताल स्कूल बना रहे थे। इनके पास नवाज़ शरीफ के अलावा है क्या? आप अगर नवाज़ शरीफ साहब का नाम माइनस कर दें तो ये इनकी सियासत धड़ाम से गिर जाती है। इनको तो रात नींद ना आए। ये एक इशू है, नॉर्मल सा इशू है कि होम डिपार्टमेंट ने तौसीह नहीं की, हम ट्रिब्यूनल में चले गए। ये नॉर्मल इशू है, बिल्कुल एक लाइन में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। होम डिपार्टमेंट ने तौसीह नहीं की, हम ट्रिब्यूनल में चले गए और कानूनी तौर पे हम वहाँ पे मुकीम हैं। अमीर अब्बास साहब, रात फवाद चौधरी से लेके सुबह शहबाज शबीर गिल से लेके उसके बाद उस्मान डार से लेके फिरदौस आशिक से लेके 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज इस इशू पे हुई। काश आपने गुर्बत के खात्मे के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की होती, काश आपने पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की होती। अनफॉर्चुनेटली आप अभी भी दिमागी तौर पे अपोजिशन में बैठे हैं। आपको पता ही नहीं हुकूमत आपके पास है, और पता नहीं आपके पास है भी कि नहीं है। आपके पल्ले तो है कुछ नहीं। और पिछले 3 साल आपने मांगे तांगे और गिड़गिड़ाने की बात की, तो गिड़गिड़ा तो आप रहे थे, गाड़ियाँ चला रहे थे लोगों की, खुदा का वास्ता इसमें कुछ पैसे डाल दो। उसके बाद आपने एक मुल्क से कर्जा उठा के दूसरे का वापस किया, और ये कोई आर्गूमेंट नहीं है
कि पिछली हुकूमतें कर्जा लेके गई थी, आपको नहीं पता था? 3 साल से आप हुकूमत में बैठे हैं, 8 साल से आप KPK में बैठे हैं, तबाही कर दी है, पूरे मुल्क की तबाही कर दी है, सूबों की तबाही कर दी है। एंड से उस्मान बुज़दार पंजाब में बिठाया हुआ है, एंड से अब्दुल कयूम नियाजी कश्मीर में बिठा दिया, एंड से आरिफ अलवी भी निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ ATMs आपके अपनी जेबें भर रहे हैं जी। एंड से आरिफ अलवी भी है, एंड से उस्मान डार भी है, एंड से इमरान खान साहब खुद भी हैं। तो ये बड़े एंड इकट्ठे हो गए हैं। इन एंड सारों ने मिलके पाकिस्तान जी, मैं ऑपोजिशन में हूँ, उसका उल्टा चिल्ला चलता है। जब आप ऑपोजिशन के अंदर हो तो आप कभी जेल चले जाते हैं, कभी आपको वैसे ही पकड़ के ये बंद कर देते हैं। अब सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आप फोकस करें अपने कामों के ऊपर। आपकी कुछ माह पहले स्टेटमेंट्स थी, जनवरी 15 तक नवाज शरीफ पाकिस्तान में। हर बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है जी नवाज शरीफ को हम पाकिस्तान ला रहे हैं। भाई आपने मियां नवाज शरीफ को खुद भेजा है, आपने अदलिया पे डालने की कोशिश की, तो आसिफ सईद खोसा दी देन चीफ जस्टिस सेड कि जी हमने मोडालिटीज तय की हैं, इजाज़त इमरान नियाजी साहब ने दी है। आपके फैसल सुल्तान साहब आजकल मुआवन खसूसी हैं सेहत के, उन्होंने कहा बीमार हैं। आपके सूबाई वज़रा ने, आपके मेडिकल बोर्ड ने, हम तो नैब की कस्टडी में थे। लेकिन तारुण भाई आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि इजाजत हुकूमत ने, डॉक्टर्स भी सरकार के, फैसल सुल्तान भी इमरान खान की करीबी, लेकिन इमरान खान कहते हैं कि भाई आपने इतनी हॉरेबल पिक्चर बना दी थी मियां साहब की बीमारी की कि बेचारी जो शेरी मजारी साहब है, उन जैसे मजबूत खातून भी कैबिनेट के अंदर उनके भी आंसू निकल गए। ये इससे पहले कि मियां साहब को कुछ हो जाए, भेज दें इनको बाहर। अच्छा, अब देखें कि मियां नवाज शरीफ कोट लखपत जेल में अपना सेंटेंस सर्व कर रहे हैं। वो सजा जैसे दी, अरशद मलिक की वीडियो दिखा के कंस्पिरेसी करके निकाला, बेटे से ना तनख्वाह लेने पे डिस्क्वालीफाई किया, उस बात को छोड़ दें। उस पर भी हमें शर्म आती है जब इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें देखती है कि CPAC चल रहा था, चाइनीज सदर नहीं आ सका, आपने यहाँ धरने दिए हुए थे और आपकी साजबाज थी। प्रॉब्लम वो भी नहीं है, चलें आगे आ जाएं आप। हम कोट लखपत जेल में बैठे, नैब के 4 अफसर आते हैं, हमें कोट लखपत से गिरफ्तार करके लाहौर ऑफिस नैब के वहाँ वो एक सेल में शिफ्ट कर देते हैं। 4 दिन बाद वो खुद ब्लड टेस्ट करते हैं जो नैब की रूटीन का प्रोसीजर है। DG नैब सलीम शहजाद कहता है कि सर आपके तो प्लेटलेट बड़े गिर गए हैं। अब नैब कोट लखपत, सरकार, नैब नियाजी गठजोड़, आप मियां नवाज शरीफ को उन्होंने सेल में जाके कहा सर आपको हॉस्पिटल शिफ्ट करना है अर्जेंटली। मियां नवाज शरीफ का मैं नहीं जाता, मैं दूसरी दफा आपने मुझे गिरफ्तार किया, मेरे सोने का टाइम है, रात लेट हो गया है, मैं सुबह उठूंगा, मैं सुबह अस्पताल जाऊंगा। उन्होंने कहा सर खुदा का वास्ता है, हमारे गले ये मामला डल जाएगा। आपने सर्विसेज हॉस्पिटल शिफ्ट किया, हम फिर भी सरकार की तहवील में थे। हम एंड तक सरकार की तहवील में रहे हैं, या पंजाब गवर्नमेंट की, या कोट लखपत प्रिजन की, या नैब अथॉरिटीज की, या पंजाब पुलिस और होम डिपार्टमेंट की। अब ये हॉरेबल पिक्चर किसने पेंट की और क्यों की है? क्या हुकूमती वज़रा ने नहीं कहा कि यहाँ इलाज नहीं हो सकता? अब प्रॉब्लम सिंपल है, एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, इनका जो एक इलेक्ट्रेट है ना, अच्छा बुरा जैसा भी लोग इनको वोट जो दिए हैं थोड़े बहुत जी, वो लोग अब सवाल करते हैं कि जी आपने क्यों जाने दिया। अब उस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को खुश करने के लिए ये रोज नवाज शरीफ करते हैं। इनका ख्याल है कि हमारा वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं ये अपनी वो शर्मिंदगी या अपनी वो खिफत मिटाने के लिए अब ये इस तरह का बयानिया जो है वो करते हैं बेसिकली। और मैंने मियां नवाज शरीफ साहब से कल एक राब्ता करके एक बात की है जी। मैंने उन्हें कहा है कि जी वो जो आप पी कैप पहन के बाहर बैठ के कॉफी पीते हैं ना, दिन में 2 दफा पिया करें, इनकी जलन में इजाफा होगा। और पोलो मैच आप कभी कभार देखते हैं, अगर आप हर हफ्ते देख सकें तो मैंने कहा हमारा मोराल बड़ा बूस्ट होता है जब आप पोलो मैच पे बैठे होते हैं। मैंने कहा है कि आप इलाज अपना जरूर करवाएं साथ साथ, मगर ये इस तरह की इनका भी इलाज भरपूर करें, साथ साथ इलाज तो होगा, अपना इलाज करवाएं साथ साथ, पीटीआई के सीने पर मूंग डलें, ये आपने मशवरा दिया है। शैला साहिबा, ये मैं बिलावल साहब ने कुछ फरमाया था, बचाऊंगा जरा आपको सुनवा देते हैं। शिकवा उन्होंने किया था एक, क्योंकि बात हो रही है मियां साहब की तो वो शिकवा भी याद आ गया, दिखाएं जी। शैला साहबा, खुश नसीब है पीपल्स पार्टी, आप ऐसे शिकवा कर रहे हैं। देखें ना, मियां साहब कभी वीज़ा मुस्तरद होने का मसला, कभी कोई और टेंशन, कभी पासपोर्ट एक्सपायर, तो आपकी लीडरशिप तो अपने घर में, पाकिस्तान में सारी फैमिली आसपास। जो आइन का खालिक हो, आइन फाड़ के सज़ा देती जाए, जिसको सज़ा देने वाले जजेस बाहर जाके रोए, जिस आइन की पामाली को करते हुए डायरेक्ट हाई कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए, जिसके दामाद को, जिसको बाद में पार्टी का
जो है सदर बनने का भी इस मुल्क का इख्तियार हासिल हुआ, 11.5 साल जेल में रखा जाए, ज़बान काटी जाए, हर वो मुकदमा बनाया जाए जिसमें ब्लैक प्रिंस का मैं अगर नाम दूं तो जो बाहर भी नहीं चला गई आदमी तो हमेशा इसमें इन्वॉल्व रहता है। जरदारी का नाम क्यों डाल रहे हो, और वो पाकिस्तान में जरदारी साहब पे चलाया जाए, BMW जैसे खोखले मुकदमात चलाए जाएं, उनको 11.5 साल जेल में रखा जाए। उसकी बेटी को जो वज़ीर आज़म रह चुकी हो 2 दफ़ा की, उसके मुकदमों की तरतीब इस तरह हो कि एक ही हफ्ते में मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, तो फिर उसको जिस तरह से वो एग्ज़ाइल में गई, फिर मुल्क में जिस तरह से वो शहीद हुई, उनके भाई जिस तरह से शहीद हुए, तो मैं हैरान हूँ कि आप हमें खुशकिस्मती कहते हैं। मैं हैरान हूँ कि खुर्शीद शाह साहब 2.5 साल हो रहे हैं जेल में हैं। उनके 13 फ्रंटमैन बताए गए थे, उनको एक एक करके गुजारा गया और उन पे कुछ साबित नहीं हो सका, कोई वजह नहीं है, वो जेल में है। स्पीकर साहब की फैमिली जो है उसमें से मर्द नौकर भी बाहर निकाल कर 6 से 7 घंटे वहाँ पे उनको गिरफ्तार इस तरह किया गया जैसे वो मुल्क से बाहर जा रहे हों। अगले दिन उन्हें कराची ही आना था, उनको गिरफ्तार किया गया, फिर उनके घर में जाके सबूत ढूंढे गए जो आज तक नहीं मिल सके, आज तक चार्ज फ्रेम नहीं हो सका। फिर अभी आपने हाल में ही देखा होगा कि मैं भी नैब में बुलाई गई। अब पता चल रहा है कि मुझे कोई FIA ने कोई नोटिस सर्व किया, मुझे अभी तक नहीं मिला कि मैंने कहीं चीफ जस्टिस साहब को भी कुछ कहा है। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। बहरहाल तो इंगेज किया जा रहा है। तो ये सारे मामलात जो हैं, ये इसको आप खुशकिस्मती कहते हैं। दर हकीकत अच्छा, ये खुशकिस्मती नवाज शरीफ साहब के तनाजुर में खुशकिस्मती कि सिंध के साथ जो भी फेडरल गवर्नमेंट होती है वो सिंध को NFC के अकॉर्डिंग पैसे नहीं देती, CCI के इजलास में मसाइल नहीं सुने जाते, जो ड्यू शेयर बनता है वो नहीं मिलता, जो फेडरल गवर्नमेंट के और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मंसूबे होते हैं उसमें फेडरल गवर्नमेंट अपने वक्त में कम पैसे रखती है, जो टोटल फेडरल गवर्नमेंट के मंसूबे होते हैं इस हुकूमत ने वो सारे रोक के उनके पैसे जो हैं MQM के और PTI के MP MNAs को दे दिए, कराची वहीं पड़ा है। तो मेरा ये कहना है कि एक सलूक तो है, उसको आप इनकार नहीं कर सकते। अब रही बात मियाँ साहब की, तो देखिए अच्छा यहाँ अगर आप एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के से वापसी पे मैं आप ही से पूछूंगा कि मियाँ साहब के ऊपर अब पीपल्स पार्टी का क्या, अभी भी आप समझती है पीपल्स पार्टी कि मियाँ साहब को कोई फेवर है कोई ख़ास किसी इदारे से, इस्टेब्लिशमेंट से? क्योंकि बिलावल साहब का तंज करने का मकसद तो यही था कि उनको फेवर मिलती है, हमें जो है वो स्क्रू किया जाता है। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। शायरा साहबा, पीपल्स पार्टी को शिकवा है ये अभी कि मियाँ साहब को कोई ख़ास फेवर दी जा रही है? देखिए, मियाँ साहब की बात नहीं हो रही है। ये एक बिहेवियर है जो सिंध की तरफ आज से नहीं बड़े अरसे से रखा जा रहा है, सिंध से रिलेटेड लोगों की तरफ। ये पूरे सिंध का शिकवा है और इसमें एक ऐसी बात है जहाँ तक मियाँ साहब की बात है तो मोहसिन साहब अभी कह रहे थे कि उन्हें अदालत ने भेजा। मैं इसको नेगेट करूँगी। ख़ुद चीफ जस्टिस ने कहा कि हम मोडेलिटी तय कर रहे हैं और आना नहीं आना ये उनकी अपनी पार्टी डिसाइड करेगी। मरियम साहिबा जो हैं वो कह चुकी हैं कि मुझे आप उनकी जान की ज़मानत दें, मैं बुला लूँगी, मैं उन्हें अगले दिन बुला लूँगी। ये उनकी अपनी पार्टी का डिसीजन है कि वो उनको कब बुलाते हैं। असल बात यह है कि यही इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा इशू है। अगर इसी तरह के इश्यूज़ हैं तो फिर इशू तो बहुत बड़ा ये है कि जहांगीर तरीन ने नथिया गली में अपने लोगों को बुला लिया और ओन चौधरी ने अपना सॉफ्टवेयर जो है वो अपग्रेड करने से जो है इनकार कर दिया और मुस्ताफ़ी हो गए और हुकूमत का सॉफ्टवेयर इस तरह उन्होंने जो है वो सीधा कर दिया। और हुकूमत का सॉफ्टवेयर नहीं होता, हुकूमत का स्पाईवेयर होता है। फिर
अब 5 ईयर तो इस तरह तो डिक्टेटर के 11 ईयर्स होते हैं। आवाम को कुछ मिलना चाहिए डिक्टेटर में, और अपने आप को जो सिविलियन रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं उनमें फ़र्क होना चाहिए। डिक्टेटर की कॉन्स्टिट्यूएंसी आवाम नहीं होती, लेकिन सेलेक्टेड की भी नहीं होती, ये हमें पता चल गया। वरना मुल्क में वो वज़ीर आज़म ना होता जिसके दौर में चीनी, बिजली, खाने पीने की अशिया की कीमत बढ़ जाए, क्योंकि वो वज़ीर आज़म तो डाकू होता है। तो अब आपके मुल्क में जो इस वक्त सूरत हाल है, आज का अखबार उठा के देखें, डॉलर फिर महंगा है। आज के अखबार को आप देखें तो एक दफ़ा फिर ये बात हो रही है कि एशिया में महंगा तरीन मुल्क पाकिस्तान हो गया है, और इतनी इन्फ्लेशन है, और ख़ास तौर पे फूड इन्फ्लेशन। तो ये सारी बातें क्या ख़त्म हो गई हैं? सबसे अहम काम क्या सिर्फ नवाज शरीफ हैं कि आपने 3 दिन से उन्हें टॉपिक बनवाया है? वह है आप सिक्योरिटी पे बात करें कि पंजाब में सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, कि वज़ीर आला के अलावा और सारे मिनिस्टर्स भी वहाँ पे थे, और एक नामज़द वज़ीर के भाई को टारगेट कर लिया गया एक ऐसे मौके पे जब वज़ीर आला साहब अपनी गाड़ी में सवार हो रहे थे। ये सारी बातें करें, इस्लामाबाद मंदिर पे हमला हो जाता है, अगवा पे बात करें, मंदिर के ऊपर जो है हमला हुआ, फिर अब कहीं जाके कल एफआईआर हुई है, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, मुझे नहीं मालूम आज हो गया हो। ये सारी बातें आप करें कि इंटरनेशनली क्या हमारा एहतजाज का कि हम कश्मीर का यौम इस्तिसाल मना रहे हैं, और ऐसे में हमारे यहाँ जो है अक़लियती इबादत गाह पे हमला ना सिर्फ हो जाए, बल्कि ये इससे मुल्क का नहीं, इससे इस्लाम का क्या इम्प्रेशन क्या होगा कि मंदिर पे हमला करते हुए नारा तकबीर लग रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सारी बातें करें। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल देखें कि शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि तालिबान जो हैं ज़हीन हैं, और वो जहानत का सबूत देते हुए बुर्क़े में औरत को कत्ल कर रहे हैं कि बुर्क़े के अंदर इसका लिबास सही नहीं है। तो ये हमारे आइंदा क्या सूरत हाल होगी, हमारे अपने यहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें, ये बातें करें आप। राइट। मोहसिन साहब क्यों छुपना चाहती है हुकूमत नवाज शरीफ साहब के लंदन में क़याम के पीछे? ये जिधर इशारा कर रही हैं, सारे मसाइल शैला साहबा ने बयान किए, तारड़ साहब ने भी कहा कि आपको सिवाय नवाज शरीफ साहब के दिन रात और कुछ नज़र नहीं आता, तो क्यों आप ढाल बना रहे हैं मियाँ साहब को? देखिए, हमें तो बहुत कुछ नज़र आता है, हम ना उनके पीछे छुपना चाहते हैं, आवाज़ लेकिन उनका जो चेहरा है वो ज़रूर बताना चाहते हैं, उनका चेहरा दिखाना चाहते हैं। जो भी जिसने भी इस मुल्क को लूटा है वो दिखाना चाहते हैं। अब बात तो ये देखिए, बहुत सारे केसेस जो नवाज शरीफ साहब के ऊपर हैं वो जरदारी साहब ने बनाए हुए हैं, और जरदारी साहब के बहुत सारे केसेस उन्होंने बनाए हुए हैं। अब ये तो पहले के केसेस हैं, कुछ हम उनको सीरियसली परसू ज़रूर कर रहे हैं। ये है कि पहले जो है वो केसेस बनाने के बाद वो फिर आपस में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके भूल जाते थे, लेकिन चूँकि मुल्क का पैसा है इसलिए हम उसको परसू कर रहे हैं। बात देखिए यही है, यहाँ पे बात होती है इकॉनमी की। मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे एक तो हम में से कोई शायद इकोनॉमिस्ट नहीं है, मैं बीच में से एक थोड़ा सा बिजनेसमैन ज़रूर हूँ। मैं आपको ये बताता हूँ कि इस दफ़ा जो है कोविड के बावजूद जो यहाँ पे टैक्स कलेक्शन हुई है, ये पाकिस्तान में रिकॉर्ड कलेक्शन नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो एक्सपोर्ट हुई है कोविड के बावजूद, ये रिकॉर्ड जो है एक्सपोर्ट नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त जो सीमेंट की सेल है, इस वक्त जो सरिये की सेल है, इस वक्त जो बाकी दुनिया की जो आइटम पाकिस्तान में बनते हैं उसकी सेल रिकॉर्ड पे नहीं चली गई। इस वक्त मैं आपको कहता हूँ कि चूँकि इंडस्ट्री इस वक्त 3 शिफ्ट चल रही है, जो इंडस्ट्री बंद थी वो चल पड़ी है, और BMR और एक्सपेंशंस हो रही हैं, उनकी वजह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हुई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे आज जो है ईद गुजरी है, इस ईद पे 27 लाख लोग जो है टूरिज़म के लिए निकले हैं, बसों में, वैगनों में, सुजुकियों में, मोटरसाइकिलों में, और उससे जो है तकरीबन 68 बिलियन रुपए का कारोबार खाली यहाँ पे हुआ है। इससे साइकिल नहीं चलता, इससे तरक्की नहीं आती। ये कौन लोग हैं गए? अमीर भी गए, मुतवसत लोग भी गए, और गरीब भी गए। महंगाई जो है वो ज़रूर है, और महंगाई के ऊपर काबू करने की कोशिश भी की जा रही है, जिसका एक रीज़न कोविड भी है, क्योंकि जिस वक्त बाजार बंद होते हैं, इंडस्ट्री बंद होती है, सप्लाई चेन टूटता है, तो इन्फ्लेशन भी होती है। इतनी अच्छी गुडी पिक्चर है,
तो सर ये 12 इलेक्शन होते हैं ज़िमनी 2021 में, उन 12 ज़िमनी इलेक्शन में से पीटीआई सिर्फ 2 ज़िमनी इलेक्शन जीत सकी है। 10 ज़िमनी इलेक्शन आपने हारे हैं जो आपके मुखालिफों ने जीते हैं। तो देखिए ठीक है, हम तो जो इलेक्शन हार जाते हैं हम कहते हैं जी हार गए, लेकिन जो जीत जाते हैं उन पे ऊपर इनको एतराज़ होता है कि वो जो हार गए। नहीं, आप वो हारे जो हार जाते हैं वो कहते हैं कि अगर जी ये रिगिंग हो गई। मुल्क अगर ऐसे स्काई रॉकेट ऊपर जा रहा है तो हारे क्यों ना? सवाल तो ये है। देयर कैन बी 101 रीजंस। हमारा कैंडिडेट गलत हो सकता है, हमारी वहाँ पे कन्वेंसिंग गलत हो सकती है, कई पॉलिसीज़ हो सकती है, लेकिन जो आपके बड़े इलेक्शन हैं, एक आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुआ है, एक गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ, इनको अपना जो है कैंडिडेट तक इनको मैसर नहीं था, हमने इलेक्शन जीत लिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, ये अब रोना पीटना इनका अगर लगा रहे तो उसका तो कोई इलाज हमारे पास है नहीं। कि वो रोना पीटना 2018 से लगा हुआ है, चाहे सेनेट का इलेक्शन होता है, चेयरमैन का इलेक्शन होता है, गिलानी साहब हार जाते हैं, ये अपनी सफ़ों में जो है ना ये कर नहीं सकते, एहतसाब नहीं कर सकते। क्यों ही नहीं एहतसाब नहीं कर सकते? सफ़ों की बात ना करें, जागीर तरीन ना जाएगा मौजूद। अगर किसी का एहतसाब करेंगे वो तो पहले सब फारा हुए हैं इनके खिलाफ, तो वापस जवाब आएगा कि जी मैं आपकी ये बात ले। एक हम पार्टी हैं जिसने अगर 2015 का सेनेट का इलेक्शन हुआ उसमें अगर गड़बड़ की गई तो एहतसाब किया, 18 आदमियों को निकाला। तो बात यह कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये काफ़ी मुद्दत के बाद जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, अब्बास साहब, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है जो कि मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री कहलाती है, इस वक्त बूम के ऊपर है। ये आप जाके पता करें। हाँ, इस वक्त आप देखिए कि ये जो महंगाई है ठीक है 12-12, 15-15% ये दोनों के दौरों में भी आई हुई है। आज जो है वो 11-12% से कम होके 8.9% पे आ चुकी है। उसको भी करेक्ट करने की कोशिश की जाती है, ट्रेड डेफिसिट भी बता दें, और इंशाल्लाह वो भी आप देखेंगे चंद मुद्दत में वो भी जो है उसमें कामयाब इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, सारी चीजें जो हैं, चाहे जो भी चीज था, तारड़ साहब को भी डेफिसिट था साहब या कोई आपका यूटोपिया में रह रहे हैं, सब चीजों का अगर हमने काबू कर लिया साहब के बारे में काबू हो जाएगा। एक मियां साहब के बारे में सवाल कर लूं फिर, चूंकि आज प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एक डेमो दिया है और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया और उसमें से फॉर्म 14 या 15 निकाला, तो उस पर बात करते हैं। ये जरा ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ फरमाया था, ये जरा दिखाएं। राइट जी तारड़ साहब, अब ये देखिए दावे तो बड़े थे ना पीएमएलएन के कि मियां साहब वापस आएंगे, सिर्फ इलाज के घर से गए हैं फिर वापस आ जाएंगे। वो तो उसमें तो हम आज भी कहें बिल्कुल इलाज के बाद वापस आएंगे। मैंने अभी लाहौर हाई कोर्ट में पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट जमा कराई है जो कि मैं पाबंद हूँ कि जो हाई कोर्ट ने जाने की इजाज़त दी थी उस ऑर्डर में दर्ज था। हमने एक अंडरटेकिंग दी है कि जब उनके डॉक्टर्स उनको फिट डिक्लेयर करेंगे वो ज़रूर वापस आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। और आपको ये बात ज़हन में होनी चाहिए कि 70 साल उनकी उम्र है, बाईपास हो चुका है, हार्ट की परफोरेशन हो चुकी है, 11 स्टंट डल चुके हैं, वो हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक हैं। तो कोविड की वजह से साल सवा साल जो है वो उनका इलाज नहीं हो सका। और ब्रिटेन में बड़ी बुरी वेव थी, सबसे बुरी वेव ब्रिटेन में थी, तो वो इलाज होना है, उसके बगैर चारा कोई नहीं है। उनको मेडिकेशन पे मेंटेन किया जा रहा है। मैं बिल्कुल आज भी इस बात पे कायम हूँ कि वो ज़रूर आएंगे। मोहसिन साहब ने कुछ बातें की, बड़ा पाकिस्तानी कौम तो आज इतनी खुशहाल है, इतनी खुशहाल है। आप गरीब आदमी के पास माइक लेके जाएं, वो कहता है कि जी इमरान खान जो है वो उससे बेहतर हुक्मरान आया ही नहीं। वो कहता है चीनी मैं 100 रुपये की ख़रीद रहा हूँ और कहता है इमरान खान जिंदाबाद। फिर वो कहता है जी आटा मैं 85 रुपये का ख़रीद रहा हूँ, मुझे 53 रुपये का आटा नहीं चाहिए, मैं नए पाकिस्तान में 85 रुपये के आटे पे खुश हूँ, इमरान खान जिंदाबाद। फिर वो दवाई ख़रीदता है, वो कहता है जी 500 गुना इजाफा हुआ है दवाई में, मैं खुश हूँ, मैं बिल्कुल ये दवाई जो है मैं 500 गुना ज़्यादा कीमत पे ख़रीदने को तैयार हूँ नए पाकिस्तान में, मुझे पुराने पाकिस्तान में नहीं जाना। फिर उसके बाद जब बिजली और गैस के बिल आते हैं और कई गुना ज़्यादा उनमें इजाफा होता है, और वो इस बात पे भी बड़े खुश हैं, अवाम बहुत खुश हैं क्योंकि बम्पर क्रॉप हुआ गंदम का, आटा वहीं का वहीं है, बम्पर क्रॉप हुआ गन्ने का, चीनी वहीं की वहीं है, क्योंकि माफियाज ने लूटा है, बेदर्दी से लूटा है, डाके डाले हैं और सबको एनआरओ मिला है। आमिर कियानी ने अद्वियात का करोड़ों का गबन किया, एनआरओ दे के पार्टी का सेक्रेटरी जनरल जिंदाबाद। जहांगीर तरीन साहब आज जो टोला लेके फिर रहे हैं, पॉलिटिकली शायद मुझे ये सूट ना करे, मगर मैं ये कहने पे मजबूर हूं कि चीनी पे डाका इमरान खान ने डलवाया था,
और जहांगीर तरीन उसके बेनिफिशरी थे, खुसरो बख्तियार बेनिफिशरी थे। आपने किल्लत के बावजूद एक्सपोर्ट की इजाजत दी। पहला मुल्क है, चीनी पहले एक्सपोर्ट हो रही है फिर इंपोर्ट हो रही है, गंदम पहले एक्सपोर्ट हो रही है फिर इंपोर्ट हो रही है। दुनिया में ये कहीं नहीं होता। मुझे थोड़ी इजाजत देंगे फिर? जी जी सर, वो उसके बाद आपने मुकम्मल कर लें, फिर मैं आपको बाबर साहब को आपने अगर तारड़ साहब इजाजत दें, मैं ब्रेक की से वापसी पे मैं जो आज प्राइम मिनिस्टर ने डेमो दिया जरा उस पर भी आपसे कमेंट लेंगे कि PMLN का अब तो बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अपनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लॉन्च कर दी है और 5 अरब रुपए बजट में रखे हैं इस बजट के अंदर कि इन्हीं मशीन के ऊपर काम किया जाएगा। अभी एक नेक्स्ट फेज में हम चलेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। प्रोग्राम के आखिर से मैं ज़रा दिखाएं प्राइम मिनिस्टर ने आज जो डिमॉन्स्ट्रेशन बल्कि उनकी टीम ने उनके सामने दी वोटिंग मशीन के बारे में। राइट तारड़ साहब, ये तो मुबारकबाद भी एक्सचेंज हो गई है प्राइम मिनिस्टर की टीम के साथ, तो अब तो कोई स्टेप बैक नहीं करेगी गवर्नमेंट, अब तो मशीन लॉन्च कर दी उन्होंने सर। देखिए, मशीन गवर्नमेंट ने लॉन्च नहीं करनी। इनको शायद क्लैरिटी नहीं है कि आईनी तौर पे मशीन प्रोक्योर करना, मशीन के बारे में तमाम तर मामला तय करना, ये सोल जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जो कि एक गैर जानिबदार और एक बिल्कुल आज़ाद इदारा है। और वो उसके टेंडर भी उन्होंने फ्लोट करने हैं, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी उन्होंने लेनी है। तो ये थोड़ी सी गलत फहमी है और मेरा ख्याल है ये वज़रा भी अपने माइंड क्लियर कर लें कि दिस इज़ नॉट योर डोमेन, ये आपका डोमेन बिल्कुल भी नहीं है। RTS पहले ही बैठा था और टेक्नोलॉजी दुनिया में आप चेक कर लें, बहुत सारे ममालिक टेक्नोलॉजी से पेपर की तरफ मूव कर रहे हैं। आप अपने वोटर को कैसे अवेयरनेस देंगे, उसकी कैसे ट्रेनिंग करवाएंगे, वोट कास्ट करने का तरीका कैसे समझाएंगे, देहातों में जाके लोगों को कैसे आप इस मामले पे कायल करेंगे। और ऑलरेडी एक पायलट प्रोजेक्ट हो चुका है और इलेक्शन कमीशन ने 2018 में भी और उससे पहले 2016 में भी जो बाई इलेक्शन हुए थे एक पायलट प्रोजेक्ट किया था, मगर उसके खातिर खा नताइज सामने नहीं आए। और जो मैनिपुलेशन है वो हमेशा ऐसे सिस्टम में होती है। फॉर्म 45 देखिए, मैं डस्का का एग्जांपल दूं, हम इसलिए अपने केस में कामयाब हुए क्योंकि फॉर्म 45 में फ़र्क था। जो टैंपर शुदा अगवा वाले प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का फॉर्म 45 था और हमारे पोलिंग एजेंट्स का फॉर्म 45 था, उसमें डिस्क्रिपेंसी थी, ज़मीन आसमान का फ़र्क था और हमने उसको पॉइंट आउट किया क्योंकि कागज़ पे था। तो ये तो हो गया, तो ये तो वन वे हुकूमतें इसको मैनेज कर लिया करेंगी और ये बाहर के ममालिक में हुआ है, उनका ट्रस्ट भी सिस्टम से उठ गया है, तो ये अच्छा कदम नहीं है। दूसरा, गवर्नमेंट ने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ की है। जो इलेक्शन एक्ट आ रहा है नया, जो ये बिल लेके आए हैं, उसमें फैसल वाडा के लिए जिन्होंने एक शिक रखी है कि उसके क्योंकि नॉमिनेशन पेपर्स स्क्रूटनी की डेट तक उसने ठीक कर लिए थे और जिसने नॉमिनेशन पेपर सबमिट हुए वो अमेरिकन नेशनल था, तो उसको लिखा है कि जो आपके पेपर्स हैं वो स्क्रूटनी को है वो असेस होंगे, स्क्रूटनी की डेट पे असेस होंगे और 2017 से उसको लागू किया है। तो ऐसे तो ना करें, लोग बेवकूफ़ तो नहीं हैं। और आप मुझे लॉ लेके आए हैं, उसमें कई और शिक्के हैं, जैसे आपने नादरा को इख्तियार दे दिया है वोटर्स का, जो पहले इलेक्शन कमीशन के पास था। आप अब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो वोटर रजिस्ट्रेशन पे नहीं करेंगे, आबादी की बेस पे करेंगे, जिससे बहुत सारे जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं उनको नुकसान होगा। तो ये देखें, इस पे बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की ज़रूरत है और एक पेज पे आने की ज़रूरत है और ग्रेटर नेशनल इंटरेस्ट में सबको बैठने की ज़रूरत है। इनके साथ कौन बैठे जो सारा दिन चोर चोर डाकू डाकू के नारे लगाते हैं? इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है और इनके पल्ले क्या है? तो ये इलेक्शन कमीशन को इस पर लीड लेनी होगी। मेरा ख्याल है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इनपुट दें तो अच्छा सिस्टम बन सकता है। राइट। अच्छा शहला साहब, अगर हुकूमत ये कह दे कि आप अगर हमारे साथ बैठते हैं तो हम इस पर कंसेंसस डेवलप कर लेते हैं, अगर आप नहीं बैठते तो ना बैठे, हम तो इलेक्शन 2023 का इसी से करवाएंगे, तो ये तो एक क्योस पैदा हो जाएगा इलेक्शन से पहले। हुकूमत ऐसा अगर करेगी तो ये इंतहाई गैर आइनी अमल होगा। और तारड़ साहब ने इस पर तफसील से बातें की और वो मोटी मोटी बातें जिसको जो इलेक्शन कमीशन का डोमेन है, और ये बहुत सारी बातों के अलावा 76 या 73 ऐसी बारीकियां हैं जो इन्होंने की हैं जो कि आइन की जो है वो ख़िलाफ़ वर्जियाँ हैं और ये इस तरह से ये नहीं कर सकते। अब जहाँ तक बात है ये कहने की कि ये बैठें, ये कुछ करें,
ये एक समरी भी सही नहीं लिख सकते। इनको जो है बिल्कुल हमें बिठाना पड़ेगा, और अगर ये अपना रवैया नहीं सही कर सकते तो नहीं होगा। अब एक दफ़ा ये कहते हैं कि ये दोनों पार्टियों का मुकमुका था, दूसरी दफ़ा कहते हैं कि जी हम उन्हीं केसेस को सही तरीके से कर रहे हैं, इन्होंने नहीं किया। ये कैसा मुकमुका था कि मेरे प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की ज़बान तक कट गई और 11.5 साल जेल में रहे। ये कैसा मुकमुका था? ये कैसा मुकमुका था कि मेरा हज मिनिस्टर जो था वो 4 साल तक जेल में रहा, और जब हम ऑपोजिशन में थे तो अदालत से वो बरी हो गया। तो ये सारे क्या वाक़यात थे? इनको समझ, जब तक ये इन चीज़ों से नहीं निकलेंगे, संजीदगी से आवाम के मसाइल की तरफ नहीं देखेंगे। अभी ये कह रहे थे कि हम सबसे सस्ते हैं, हम ये हैं। अभी फिस्कल ईयर जो है इसका पहले ही महीने में 3 अरब से ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट हो गया है, और पहले इनके पास जो 5 अरब डॉलर आए थे कोविड में, ये उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो कर रहे थे, उनको इन्होंने यूटिलाइज़ नहीं किया था। अब आखिरी महीनों में जो इन्होंने कुछ काम किया तो उसकी वजह से ये एकदम जो है ना, जो नारा लगाते थे कि क्या लगाते थे, ये क्या कह रहे थे, ये बार बार कौन सा अकाउंट जो है उसके बारे में बात करते थे। अब बात करें ना, जब ट्रेड डेफिसिट इतना 3 अरब से ज़्यादा बढ़ गया, तो ये फजूल किस्म का एक स्क्रिप्ट इनको दे दिया जाता है। करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते थे, जो इनको एक फजूल स्क्रिप्ट दिया जाता है। उसमें नहीं बताया जाता कि दूसरे मुल्कों की पर कैपिटा इनकम क्या है, दूसरे मुल्कों की करेंसी कितनी डी वैल्यू हुई है, जितनी आपकी हुई है कितनी डी वैल्यू हुई है। तो ये बातें जो है ना इनकी, ये टीवी पे तो ये किल कर सकते हैं टाइम को, आवाम के दिल में इनकी जगह नहीं बन सकती। ये मुशर्रफ की टीम बिठा के वही बातें करते हैं जो मुशर्रफ अपनी इकॉनमी के लिए करता था, कि इतने मोबाइल ख़रीदे गए, इतनी बाइक ख़रीदी गई, इतने ये ख़रीदे गए। भाई आप जो है ना 22 करोड़ की आबादी में 27 और 30 लाख लोग अगर खुश हैं तो उनका आप बातें कर रहे हैं, वो तो 1% नहीं कर रहे हैं। 1% बनेंगे ना वो तो। इनको ये बताना, यही मैं इनको बताना चाहती हूँ कि वज़ीर आज़म साहब जो है, जिनको आप कहते हैं कि इंतहाई सादा आदमी हैं, उनके घर के बाहर की सड़क उनके दोस्तों ने बना दी, कपड़े भी दोस्त ले आते हैं। वो कह रहे हैं मेरा 2 लाख में गुजारा नहीं होता 2 आदमियों का, बच्चे भी उनके पास नहीं है। सही है। मोहसिन उनकी तनख्वाह बढ़ी तो एक आम आदमी का कैसे होगा? कैसे हो सकता है? मोहसिन साहब ये बताएं सर कि अगर ये दोनों पार्टियां इत्तेफाक नहीं करती इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे, तो आप इस पे बज़िद हैं, यानी हुकूमत बज़िद है कि हम इसी से करवाएंगे, या जब तक इनका इत्तेफाक नहीं होगा तब तक आप नहीं करवाएंगे? रूनुमाई तो कर दी आपने उसकी, करा ही नहीं सकते। इससे पहले मैं थोड़ा सा अर्ज़ कर दूं सर कि ये जो बात करे थे ना कि आवाम से जाके पूछें, आवाम से जाके पूछें, आवाम से जो तारड़ साहब फरमा रहे थे, मैं उनको कहता हूँ आवाम को अब हमने बता दिया है कि IPP किस कॉस्ट में लगे थे और उसका आपको क्या नुकसान हुआ है। आवाम को मालूम हो चुका है कि ऑरेंज ट्रेन कितनी कीमत LNG का नहीं बताया, क्योंकि साल के 12 अरब LNG का नहीं बताया, नुकसान करती है। मैं आपको वो भी LNG का भी बता देते हैं, LNG का भी आपको बताया था। मैं असल में आप लोगों की बात में बोलता नहीं है क्योंकि ये जो है ना बदतमीजी कहलाती है, लेकिन आप लोग बोलते हैं, मैं समझ नहीं सकता। बहरहाल मैं आपके जवाब में भी दे सकता हूँ। LNG की बात भी करेंगे, एक सवाल तो बनता है ना अमीर अब्बास साहब, आपके ज़माने में लगे थे, आपने वहाँ कितने पे लगाए, आज हमने कितने पे लगाया है। LNG तो एक स्पॉट रेट पे हमने लिया है। ये तो जो चीज़ें हैं ये वो सारे पैसे निकल आए जो फलूदे के अकाउंट से निकले हैं। शैलब बहन आप सुन लें, आपको पता है ये आप किसको डिफेंड कर रही हैं? अभी तो बात मेरे कायद तो बाहर नहीं है ना, आपकी जो चीज है इस केस को हल करें और वो पैसा डालें खजाने में, मेरे साथ अगर बनासरा उसको करने बनाएं, आप वादा माफ गवाह फालूदे वाले को स्टेट बैंक के क्या पूछें कि इतना पैसा कैसे रेगुलेट हुआ और डालें ताकि हम फिर जब साबित हो तो हम छोड़ दें अपनी पार्टी के। 60,000 जो डॉलर थे, ये जो 6 करोड़ डॉलर थे वो तो मैंने नहीं निकाले थे। ये जो पर्चियाँ फेंकी थी वो तो मैंने नहीं निकाली थी, वो तो किसी और ने फेंकी थी जहाज से। आप लोगों के मुतालिक आप उनसे पता करें जिनके साथ आपने PTM पहले बनाया और फिर चौराहे में वो फूट गई। मुझसे आप क्या सवाल कर रही हैं? ना 200 अरब डॉलर तो दूसरे ही दिन आने थे। ये बात ये है कि आपके जो है आप लोगों ने जो कुछ किया वो मुल्क को मालूम है, वो सब लोगों का बावर हो चुका है
कि आप लोग क्या वादे करके आते थे और क्या करते थे। हमने तो डिलीवर करना शुरू कर दिया, इसीलिए हमारे ये रिजल्ट आ रहे हैं। आप 27 लाख आदमी को रो रही हैं, आप तो वहाँ पे हॉक्स बे को पहले साफ करा दें। आप हॉक्स बे को साफ करा दें ताकि वहाँ तो आपके पास सीप पड़ा हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया सेनेटर मोहसिन अजीज साहब, ऑनरेबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे थे। अताउल्लाह तारड़ साहब और शैला रजा साहब हमारे साथ थी कराची से। आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।